नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 आरबीएसई बोर्ड का जो मॉडल पेपर अभी बोर्ड द्वारा जारी किया गया था उसको देखेंगे। और ये मॉडल पेपर है साइंस सब्जेक्ट का। उसके अंदर देखेंगे किस तरीके से आपके नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस है वो आएंगे और आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चंस भी देखेंगे और साथ ही साथ अपन यहाँ पर सॉल्यूशंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। सबसे पहले देखेंगे हम कि भाई साहब इसके अंदर कौन कौन से पार्टीशंस हो रखे हैं जिसके अंदर ये नंबर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो पार्टीशन के अंदर देखते हैं अपन। देखिए सबसे पहले जो पार्टीशन है वो आपका है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, कैसे क्वेश्चन? नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। इस वीडियो के अंदर यहां पर दोनों तरह की ऑडियंस को हम कवर करेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। तो ज्ञान और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है वो टोटल है 23 क्वेश्चन मार्क्स के आएंगे, जो कि आपके परसेंटेज में देखा जाए तो 28.75% है वो कवर करता है। फिर दूसरा जो अवबोध है उसके अंदर 24 मार्क्स है और 30% मार्क्स ये कंटेन करके रखता है। इसी तरीके से ज्ञानोपयोग नॉलेज का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, वो आपके 14 मार्क्स का है, जो कि 17.5% आपके टोटल मार्क्स का आएगा। ठीक है, अगला है स्किल बेस्ड क्वेश्चन और ये टोटल 9 मार्क्स के हैं, जो कि पेपर का आपके टोटल नंबर का 11.25% होगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशंस एलिबरेशंस, उसके अंदर वो आपके 10 मार्क्स का है और ये 12.50 का टोटल होगा। तो इस तरीके से ये टोटल परसेंटेज बनते हैं 100 और ये जो टोटल मार्क्स बनते हैं आपके 80। यानी कि आपके बोर्ड के अंदर जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का पेपर होगा और 20 मार्क्स है वो एज ए सेशनल मार्क के तौर पे आपके स्कूल की तरफ से जाएंगे। टोटल जो टाइम मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको वो मिलेगा 3 आवर एंड 15 मिनट, यानी कि 3 घंटे और 15 मिनट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नंबर डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ आया होगा किस तरीके से कैसे हुआ। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पेपर के अंदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे रहेंगे और वो मार्क्स है वो कितने कंटेन करके रहेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा आपके बहुविकल्प विकल्पात्मक या फिर अपन इसको कह सकते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे आपके 18 और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क रहेगा यहाँ पर 1 मार्क। तो इस तरीके से जो एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसके जो टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 18 मार्क्स। ओके, लगभग आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका 33% जो क्वेश्चंस का है वो यही लेंगे नंबर ऑफ। ठीक है, और करीब जो मार्क्स है का जो परसेंटेज है वो 22.5 लेके रहेंगे। और इसको करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको जो टाइम खर्च करना है वो है 20 मिनट। ठीक है, फिर आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस फिलर्स के अंदर टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 6। कितने क्वेश्चन आएंगे? 6। ये भी हर एक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, और टोटल जो मार्क रह जाएंगे इसके मार्क्स रहेंगे वो कितने रहेंगे? मार्क्स 6 मार्क्स रहेंगे। इसको करने में आपको 15 मिनट से ज्यादा खर्च नहीं करना है, लेकिन इतना लगेगा भी नहीं। 5 मिनट या 7 मिनट के अंदर आप आराम से उसको कर लोगे अगर आपको आता है तो। ठीक है, फिर है वेरी शॉर्ट टाइप। इस वेरी शॉर्ट टाइप के अंदर टोटल आपके 12 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसको आपको
एक शब्द 2 शब्दों में लिखना है या एक सेंटेंस के अंदर इसको आंसर देना है। तो इसके लिए आपको 25 मिनट है वो खर्च करने हैं, ठीक है। क्योंकि देखो पेपर जब करने जा रहे हो तो पेपर कैसा है ये हमारे पास जानकारी होनी बहुत जरूरी है। बिना इस जानकारी के हम पेपर अगर अटेंड करें तो वो हम अच्छे से कर नहीं पाएंगे, ना तो हम अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, ना ही हम अपने आप को उस पेपर में बेस्ट से बेस्ट दिखा पाएंगे। तो कहीं बोलते हैं ना, पहले पुराने जमाने में थे कि भाई उस राज्य पे कोई राजा आक्रमण करने जा रहा था कोई, तो आक्रमण करने के लिए क्या जरूरी है, तो आक्रमण करने के लिए जरूरी है पहले वो राज्य कैसा है, उस राज्य के पास कितना पावर है, उस राज्य को हराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो वही चीज पेपर के अंदर कितने मार्क्स का पेपर है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा क्वेश्चंस कितने नंबर्स का रहेगा, कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, तो वो सब चीजें अगर हम पहले से ही प्रिपेयर होके रह जाएं, प्रिपेयर करके रख लें, तो हम अच्छे से एग्जाम के अंदर अपने आप को परफॉर्म कर पाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स है वो हम गेन कर पाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन टोटल आएंगे 10 और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। इस कारण से ये जो टोटल मार्क्स शॉर्ट टाइप के अंदर रहेंगे वो 20 मार्क्स रहेंगे। फिर आएगा आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो कि हर एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का रहेगा और ऐसे क्वेश्चन आएंगे टोटल 3। तो इस तरीके से ये 12 मार्क्स हो जाएंगे। और फिर आएगा एक ऐसे टाइप क्वेश्चन, वो भी आएंगे 3 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से जो ये भी रहेगा हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, इस तरीके से ये हो जाएगा टोटल 12। और यहाँ पर टोटल जो मार्क्स बन गए आपके 80 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर के अंदर आएंगे वो आएंगे कितने, 53। पेपर के अंदर 4 पार्ट है, A B C D, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले अपन कह सकते हैं अ ब स द। तो अ ब तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आपको करना है। और स और द जो खंड है आपका, यानी कि जो सी और डी पार्ट है उसके अंदर आपको और वाले ऑप्शंस मिलेंगे, यानी कि 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 में से कोई एक आपको करना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से टोटल 195 मिनट आपको मिलेंगे इस पेपर को पूरे सॉल्व करने के लिए। और ये जो टाइम है वो इस तरीके से आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। पेपर को अटेंड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पेपर में जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आए वो क्वेश्चन सबसे पहले करो, ठीक है। सीक्वेंस में करने का ऐसा कोई भी रूल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। आपका जो चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो आपके टोटल 6 मार्क्स का है। आपके फिर एसिड बेस एंड जो सॉल्ट है वो आपके 7 मार्क्स का है। फिर आपके मेटल और नॉन मेटल है वो आपके 5 मार्क्स का है। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन है और उसके यौगिक है उसको जो है वो आपके 7 मार्क्स का है। फिर आपके आ जाता है बायोलॉजी का पार्ट, जैव प्रक्रम, वो आपके 8 मार्क्स का है। फिर आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला है वो आपके 6 मार्क्स का है। फिर आ जाता है रिप्रोडक्शन, जीव जनन कैसे करते हैं, वो 7 मार्क्स का है। फिर है आनुवांशिकता, हेरिडिटी, ये जो है वो आपके 4 मार्क्स का है। फिर है लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, तो ये जो है आपके 8 मार्क्स का है। और इस बुक में सबसे ज्यादा नंबर के 2 ही चैप्टर है, एक तो ये आपके जैव प्रक्रम चैप्टर नंबर 5 और एक आपका चैप्टर नंबर 9 प्रकाश, ये सबसे ज्यादा नंबर के। फिर है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, तो ये 4 नंबर का है। फिर है विद्युत, वो 7 मार्क्स का है। फिर है आपके
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव 6 मार्क्स का, और लास्ट जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण 5 मार्क्स का। इस तरीके से टोटल 80 मार्क्स आपके होते हैं। तो इस चीज को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और किस तरीके से आपको उसको टाइम देना है, उसमें से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, अपने आप को उससे जो चैप्टर है उससे कंप्लीटली अवेयर रखना है। ओके, आगे बात करते हैं पेपर की, पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए पेपर में सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है सेक्शन ए हम करेंगे। इस सेक्शन ए के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो होगा एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और इस पहले क्वेश्चन के अंदर टोटल 1 से लेकर आपके 18 तक क्वेश्चन होंगे। ओके, तो देखते हैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है ये कह रहा है, ठीक है। कौन सा कथन असत्य गलत है। तो देखिए क्वेश्चन है आपके कि जो लेड ऑक्साइड है यानी कि PbO, ये रिएक्ट कर रही है किसके साथ, कार्बन के साथ, और बना रही है 2Pb प्लस CO2। ओके, ये बना रही है, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, यहां पर बात करते हैं कि देखो ये जो लेड है इसके अंदर ये जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन इस लेड को छोड़कर प्रोडक्ट में कार्बन के साथ चला गया, यानी कि ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का रिड्यूस होना क्या कहलाता है बच्चों, रिडक्शन कहलाता है। यानी कि इसके अंदर तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, जबकि इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन आकर क्या हो गया, जुड़ गया, ठीक है। यानी कि इसके अंदर ये चीज क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। तो स्टेटमेंट्स क्या क्या लिखे हुए हैं, पहला देखिए लीड इज बीइंग रिड्यूस्ड, लीड है वो रिड्यूस हुई, ठीक है, सही है ये तो स्टेटमेंट। लीड ऑक्साइड हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2, और जैसे ही लीड हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0, 0 कैसे हुई, क्योंकि इसको ऑक्सीजन छोड़कर चला गया, रिड्यूस हो गई। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट जो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो उपचित हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज का मतलब ये हुआ ऑक्सीजन का जुड़ना। तो देखो ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो यहां पे भी यही लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज। क्यों, क्योंकि कार्बन हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी क्या थी 0, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई 4, क्योंकि कार्बन की कितनी होती है 4, तो 4 ऑक्सीजन आकर जुड़ गए, ठीक है, डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीडेशन, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, तो कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो देखिए सिंस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए कार्बन, ये चीज होगी कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, जैसा कि हमने ये सेकंड स्टेटमेंट में किया। इसी तरीके से जो लीड ऑक्साइड है वो रिड्यूस हुई, ये भी ट्रू है, क्योंकि रिड्यूस हुई तभी तो ये बना। तो यहां पर जो क्वेश्चन आपकी होना चाहिए बच्चों, वो होना चाहिए क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए विच इज ट्रू। तो इसको आप करेक्ट कर लेना, जो कि मॉडल पेपर के अंदर गलत छपा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर चारों ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लोहे के
फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? Which of the following method is suitable to protect an frying pan from rusting? फ्राइंग पैन को बचाने के लिए कौन कौन सी जो मेथड है वो ज्यादा एप्लीकेबल है? देखो, अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, बाय जिंक प्लेटिंग, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी आंसर क्या होगा बच्चों? ऑल ऑफ द अबव। देखो, ग्रीस लगाए या पेंट लगाए या जिंक की परत चढ़ाए, सबसे क्या होगा, जो ऑक्सीजन का कांटेक्ट है आयरन का, आयरन के साथ, वो क्या होगा, अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस कारण से इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इसमें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एथेन का C2H6 है, तो इसके अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? तो भाई ऑब्वियसली बात है, देखो कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे इसके अंदर? 8। कितने होंगे बच्चों? 8। ओके, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस 2Fe बनाता है। तो ये कह रहा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो ऑक्सीजन है वो इसको छोड़कर एल्यूमिनियम के पास आ रही है, और फेरस बेचारा क्या रह रहा है? अकेला। ये एग्जांपल हमने कॉपर के लिए किया था वहां पर, यहां कर रहे हैं हम फेरस के लिए। तो आप बताइए फटाफट, ये जो ऑक्सीजन है वो अपने प्लेस को क्या कर रही है? चेंज। तो इस कारण से ये कैसी अभिक्रिया है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर विस्थापन अभिक्रिया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। मतलब जो लाइम वाटर है उसको एकदम मिल्की कर देती है। इस विलियन का नाम बताइए। ये रिएक्शंस मैंने आपको कराई थी, आप जब मेरे पहले की वीडियो जाके देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले देख लो इसको, क्वेश्चंस को वापस। द सॉल्यूशंस रिएक्ट विद ग्राउंड एग्स सेल टू प्रोड्यूस अ गैस व्हिच टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। तो ये लिक्विड था HCl। कौन सा लिक्विड था? HCl। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वो देखिए बच्चों, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, यानी कि खाना जब हम बना रहे हैं गैस पे रखकर, और जो बाहर आउटर साइड जो है वो क्या हो रहा है, आउटर वाली लेयर वो काली हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में, इफ बॉटम ऑफ ए वेसल इज गेटिंग ब्लैक, अगर जो वेसल का जो बॉटम है वो ब्लैक हो रहा है आउटसाइड व्हाइल कुकिंग फूड, इट मींस क्या? ऑप्शंस है, फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली, फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, फ्यूल इज वेट, या फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली। तो इसका आंसर होगा कि जो फ्यूल है वो सही तरीके से बर्न नहीं हो रहा है, उसमें कार्बन क्वांटिटी है वो ज्यादा है, जिसके कारण वो क्या हो रहा है? ब्लैक हो रहा है। तो यहां पे लिखा है मैंने कि इफ द बॉटम ऑफ ए वेसल इज गेटिंग ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड while cooking food, it means that the fuel is not burning completely। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बच्चों? अच्छे से समझ आ रहा है? ठीक है, अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है एमसीक्यू का। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो जाइलम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है बच्चों? ये सबको पता है। क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन? जाइलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का करता है। तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक बताई थी जाइलम, एक बताई थी फाइलम। ठीक है, तो फाइलम का क्या वर्क है आप कमेंट करके मुझे बताओगे। तो जाइलम का काम है ट्रांसपोर्ट करना, किसको? वाटर को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ आ रहे होंगे, अच्छे से आप इसको समझे, नोट डाउन करते चले। आपके जो मॉडल पेपर जो आया है बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, 10% क्वेश्चन एज इट इज आपके बोर्ड पेपर में
इसमें से आते हैं, तो आप इसको हल्के में मत लेना। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। भाई साहब सीधे देखो ऑप्शन, इंसुलिन। इंसुलिन तो भाई एनिमल के अंदर पाया जाता है, ह्यूमन के अंदर डायबिटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है इंसुलिन, तो ये तो हो नहीं सकता। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड करती है जो कि एनिमल में होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन फीमेल्स के अंदर होता है जो कि एनिमल है, ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन, साइटोकाइनिन, तो इसका आंसर हो गया साइटोकाइनिन। क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है, मतलब विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। आप स्ट्रेट लाइन में चले उसके लिए कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल है बच्चों, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है सेरेबेलम। कौन सा है, सेरेबेलम, ये ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके बच्चों, तो ये ऑप्शन ए बी, इसको सी कर देना और इसको डी कर देना, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन अनुमस्तिष्क। तो सेरेबेलम इज द पार्ट ऑफ ए ब्रेन जो कि रेस्पॉन्सिबल है बैलेंसिंग के लिए, बैलेंस के लिए, पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशंस के लिए। इट हेल्प इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम एंड स्मूथ मूवमेंट। हेल्प क्या करता है, हम इक्विलिब्रियम में चल पाए और स्मूथ मूवमेंट कर पाए। डैमेज टू द सेरेबेलम कैन लीड टू डिफिकल्टीज इन वॉकिंग, और अगर सेरेबेलम में अगर थोड़ी सी भी चोट वगैरह आ गई या डैमेज हुआ तो हम सही से चल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। ट्रेमर्स एंड लॉस ऑफ बैलेंस, बैलेंस खड़े खड़े ही गिर जाएंगे, तो बैलेंस का काम करता है हमारा सेरेबेलम पार्ट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अमीबा में जनन की विधि या द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा। अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, देखो इसके अंदर अगर अपन ऑप्शंस देखें तो अमीबा के अंदर होता है, आपको मैंने बताया था कौन सा ऑप्शन था, बाइनरी फिशन। अमीबा के अंदर जो न्यूक्लियस है दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, फिर वो अलग अलग अमीबा को फॉर्म करते हैं। ओके, द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा इज बाइनरी फिशन। क्या होता है बाइनरी फिशन बच्चों, in binary fission the amoeba divide the nucleus into two and then divides its cytoplasm forming two identical daughter cells. This is primary mode of reproduction of amoeba। तो amoeba का जो primary mode of reproduction है वो क्या है बच्चों, वो है आपका binary fission। नेक्स्ट है फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकता के जनक, ये तो सबको पता है कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने कौन से किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पे, यानी कि मटर के पौधों पर। द फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल है। मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट एंड एस्टैब्लिश द फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इंक्लूडिंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। His work laid the foundation और मॉडर्न जेनेटिक्स। तो ये जो है मॉडर्न जेनेटिक्स का ये सबसे बड़ा पार्ट है, तो उसमें बहुत सारे डोमेस्टिक, बहुत सारे आपके डोमिनेंट क्वालिटीज के बारे में बताया गया था, जेनेटिक्स किस तरीके से होती है उसके बारे में बताया गया था। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, देखिए निम्नलिखित में से जैविक घटक है, मतलब बायोलॉजिकल कंपोनेंट कौन सा है, तो भाई साहब सोयल तो हो नहीं सकती, वाटर भी हो नहीं सकता, एयर भी हो नहीं सकता, तो कौन सा है भाई साहब, प्लांट। इसका आंसर होगा प्लांट, ठीक है। मतलब अ प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, वो ऑर्गेनिज्म जो लिव करता हो, जिसके अंदर डाइजेशन होता हो, जिसके अंदर फूड को इंटेक करना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर ब्रीदिंग प्रोसेस होना चाहिए, रेस्पिरेशन होता हो, एंड देयरफॉर इट इज अ बायोलॉजिकल कंपोनेंट, ठीक है। आगे जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, या फिर क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर की रहती है वो आपके बच्चों रहती है 1.33। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखना इसको अच्छे से।
द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 1.33। अब इसका मीनिंग क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट है ट्रेवल कर सकती है वाटर के अंदर, वो 1.33 टाइम्स स्लोअर है देन इन वैक्यूम। वैक्यूम के कंपैरिजन में जो वाटर के अंदर जो लाइट ट्रेवल करेगी वो 1.33 टाइम्स क्या है? स्लो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त के मध्य का समय का अंतर कितना होगा? मतलब वास्तविक सूर्यास्त एंड दूसरा आभासी सूर्यास्त, यानी कि टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपरेंट सनसेट इज अप्रोक्सीमेटली। तो इसका आंसर होगा बच्चों 10 मिनट। तो ऐसा होता क्यों है? ये मैंने आपको लाइट वाले चैप्टर के अंदर बताया था अच्छे से, एक बार वापस से देख लीजिए। दिस फिनोमेना अकर्स ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। क्यों होता है ये? सनलाइट के रिफ्रैक्शन के कारण होता है। एज इट पासेस थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर व्हेन द सन इज नियर द होरिजन। जब सन एक होरिजन के जस्ट पास होगा, क्षैतिज से पास रहेगा, तो इट्स लाइट रेज बेंड एज दे एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। और ये क्या करेगा? सन को और ऊंचा दिखाएगा एज कंपेरेटिवली, अगर वो रियल पोजीशन को नहीं दिखाकर उससे थोड़ा ऊपर उस सन को दिखाता है। Then it is actually this causes the sun to be the visible for a few more minutes after it has actually set below the horizon। यानी कि सनसेट होने के 10 मिनट तक हम सन को देख पाते हैं। ठीक है, तो 10 मिनट का ये डिफरेंस रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा हुआ है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड अ 220 वोल्ट जनरेटर। ठीक है, इफ 0.5 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द बल्ब देन द पावर ऑफ बल्ब इज। तो बल्ब का पावर आपको निकालना है। तो पावर ऑफ बल्ब का फॉर्मूला देखो, P का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू VI होता है बच्चों, होता है। V हमें गिवन है कितना? 220 वोल्ट एंड I हमें गिवन है कितना? 0.5 एम्पियर। सीधी वैल्यू रखी 220 इंटू 0.5, तो हमारे पास आंसर आ गया 110 वॉट। वॉट किसकी पावर है? वॉट पावर है आपके, वॉट किसका यूनिट है? तो वॉट पावर की यूनिट है। ओके, वॉट है वो पावर की यूनिट है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, किसी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। तो चालक के प्रतिरोध का मान किस पे निर्भर करता है? ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, या उपरोक्त सभी पर। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? सभी पर। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर उस पे भी डिपेंड करता है। ऑन ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान। लघु पतन का मतलब ये हुआ शॉर्ट सर्किट। अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो उस टाइम सर्किट के अंदर करंट की जो वैल्यू कितनी रहेगी, क्या होगा, उसके अंदर क्या चेंजेस होंगे? पहला ऑप्शन डू नॉट चेंज, वेरी कंटिन्यूअसली, या रिड्यूस सब्सटेंशियली, या इंक्रीज हैवीली। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा इंक्रीज हैवीली। इंक्रीज हैवीली हुआ तभी तो वो तार जो वायर से करंट पास हो रहा है वो उसको हैंडल नहीं कर पाया और वो क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यहां पे लिखा है एट द टाइम ऑफ अ शॉर्ट सर्किट करंट इंक्रीजेज हैवीली। तो शॉर्ट सर्किट होता क्या है वो देख लेते हैं। अ शॉर्ट सर्किट अकर्स व्हेन अ लो रेजिस्टेंस पाथ इज क्रिएटेड बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट बाय पासिंग द इंटेंडेड लोड। लोड ज्यादा है लेकिन जो रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा लो है, उसमें से पास हुआ।
This sudden decrease in the resistance cause a significant increase in current flow, often leading to overheating and potential fire hazard. Potential fire hazard हो या फिर overheating के कारण जो लो रेजिस्टेंस वाला वायर है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर करंट की जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर होता है। सजातीय का मतलब क्या हुआ, जो होमोजीनियस पोल्स होते हैं। तो होमोजीनियस पोल्स है, मैंने आपको बताया था लाइक जो है, लाइक पोल्स क्या करते हैं, लाइक पोल्स बोलो होमोजीनियस बोलो, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, रिपल्सन। और अनलाइक क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, आकर्षण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आएंगे और 6 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे। वो देखते हैं, शाक सब्जियों, वनस्पति द्रव्य जिसको बोले, का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है? द डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट कौन सी रिएक्शन है? तो भाई इंग्लिश मीडियम वाले तो फटाफट आंसर कर दो, कौन सी है? डिकम्पोजिशन। और हिंदी मीडियम वाले बोल दो इसको अपघटन अभिक्रिया। ओके बच्चों, अच्छे से क्लियर है। अगला देखिए, 3MnO2 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, जब उसको गर्म किया जाता है तो क्या बनता है बच्चों? ये बनता है 3 मैग्नीज और क्या बनता है? एल्यूमिनियम 2 Al2O3 और साथ में हीट रिलीज होती है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, टुगेदर फॉर्म अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बताओ कौन बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम? तो सीएनएस आपके बनाता है, वो बनाता है, पहला तो आंसर हो जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, या फिर हिंदी मीडियम वाले अपन के मस्तिष्क या मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। इंग्लिश मीडियम वाले इसके अंदर भरेंगे हार्मफुल यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। 1 kWh का जो वैल्यू है वो कितना होता है बच्चों? वो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ओके, पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार जो कि अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली बनाते हैं, मतलब साथ म्यूचुअली कनेक्टेड वायर्स होते हैं, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं सोलेनोइड, ठीक है। क्या कहते हैं? सोलेनोइड। क्या कहते हैं बच्चों? सोलेनोइड कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, वो है वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। आज के वीडियो में हम पार्ट ए कंप्लीट करेंगे, पार्ट बी है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पार्ट ए के अंदर, पार्ट ए का जो सबसे लास्ट पोर्शन है, वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसका आंसर आपको 1 वर्ड या 2 वर्ड में या फिर 1 सेंटेंस में आपको देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप करोगे, समजातीय श्रेणी एक ऐसा समूह है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का एक समान सामान्य सूत्र होता है, मतलब सबका एक ही तरह का सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, और उनके गुणधर्मों में क्रमिक परिवर्तन होता है, और गुणधर्मों में क्या होगा? चेंजेस रहेगा। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज क्या होती है? A homologous series is a group of organic compound having the same functional group. तो same functional group तो क्या होंगे? same to same, similar chemical properties, chemical properties भी क्या होती है? similar होती है, and gradations in physical properties they differ from each other by TH2 units. तो उनके अंदर ये चेंजेस होता रहता है। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इसको अच्छे से करना आप।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वो देखिए वेरी शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, मतलब नाइट्रोजन उसके अंदर क्यों भरी जाती है। Why are oils and fat containing food items affected nitrogen? क्यों? क्योंकि उसको खराब होने से बचाया जा सके। चिप्स के पैकेट आपके आते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, तो यहाँ लिखा ऑयल एंड फैट्स आर अफेक्टेड बाय नाइट्रोजन एज इट डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन एंड प्रिवेंटिंग स्पॉइलेज, खराब होने से इसको बचा सकते हैं। एक ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है और दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो क्यों? लैक्टिक एसिड के कारण उसका जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण करो। कंस्ट्रक्ट द इलेक्ट्रॉन डॉट कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए सोडियम क्लोराइड। तो ये देखो, ये आपके सोडियम क्लोराइड है, सोडियम के पास एक होता है, क्लोरीन के पास भी एक खाली होता है, ये दोनों जाके बॉन्डिंग कर देते हैं और इस तरीके से क्लोरीन अपने आठों के आठों बना देता है, इस पे प्लस और ये माइनस लग जाता है। ये है आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगला, रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम। नेम द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द ब्लड प्रेशर। तो इसका आंसर है स्पिग्नोमेनोमीटर, हिंदी में कहते हैं, जबकि इंग्लिश में कहते हैं साइग्नोमेनोमीटर। ठीक है, तो स्पिग्नोमेनोमीटर इसका आंसर कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। मानव तंत्रिका की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई का नाम, मतलब स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है बच्चों? वो है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। कौन सी है? न्यूरॉन। मां के शरीर में भ्रूण को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो किसके द्वारा प्राप्त होता है बच्चों, बताओ? प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, अगला, जीन किसे कहते हैं? व्हाट इज जीन? तो जीन इज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ ए डीएनए। डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर प्रोटीन। तो प्रोटीन, एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन बनाने के लिए उसके पास इंफॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, हिंदी में क्या है? तो जीन डीएनए का एक विशिष्ट खंड होता है जो किसी विशेष प्रोटीन बनाने के निर्देश स्टोर करके रखता है। लेंस क्षमता का ऐसा ही मात्रक या ऐसा ही यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो बच्चों इसका होता है डायप्टर, जिसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। डिस्पर्जन ऑफ लाइट को डिफाइन करना है, तो क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स कलर्स, मतलब व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में ब्रेक डाउन होना, वो कहलाता है आपके डिस्पर्जन ऑफ लाइट। श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजित होना। तो कौन से कलर होंगे वो? विबग्योर। कौन से होंगे? विबग्योर। किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की एक बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। देखो, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current is 2.5 milliampere flows in the circuit, find the value of resistance। तो भाई साहब यहाँ पर सीधा सीधा ओम्स लॉ लगाओ और आंसर पाओ। तो ओम्स के नियम के अगर लगाऊं मैं, तो देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है भाई? वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, रेजिस्टेंस ही तो निकालना है। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R, V अपॉन I। तो V अपॉन I लगाया, 12 अपॉन 0.0025, क्योंकि मिली एम्पियर को आपने एम्पियर में बदला तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई भी ये हुआ। तो इस तरीके से हमने
कितना आंसर लिया है 4800 ओम या 4.8 किलो ओम। ओके ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पार्ट ए का सबसे लास्ट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्लोज कर्व बनाती हैं, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है, बंद वक्र बनाती है और कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने पार्ट ए मॉडल पेपर का सॉल्व किया विद सॉल्यूशन। आपको पूरा जो नंबर सिस्टम किस तरीके से काम करता है आपकी इस पेपर में, वो भी मैंने आपको बताया। किस तरीके से आपको टाइम है वो मैनेज करना है इस पेपर में, वो भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट बी के जितने भी क्वेश्चंस है वो अपन करेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।